ताइवान के खिलाफ चीन ने फिर से दिखाई है दादागिरी और चीन जो कि अपनी चालबाजियों के लिए जाना ही जाता है। ताइवान बॉर्डर के पास में चीन ने शुरू किया है सैन्य अभ्यास। बिना किसी जानकारी बॉर्डर पर चीन की मिलिट्री ट्रेनिंग की जानकारी है। यहाँ ताइवान के चारों तरफ चीन के 32 सैन्य विमान मंडराते हुए नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया। हालांकि ताइवान ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया। ताइवान के खिलाफ चीन ने फिर से दादागिरी दिखाई है। चीन और ताइवान के बीच में ये जो टकराव है या फिर ये कहिए जो तनाव है, ये एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया और ताइवान ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है। ताइवान पर ड्रैगन की नजर भी है और ताइवान पर ड्रैगन की दादागिरी भी एक बार फिर से सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया और 32 सैन्य विमान हवा में मंडराते हुए नजर आए हैं। ताइवान पर खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चीन ने कर लिए हैं अपने तेवर सख्त। अब ताइवान पर ड्रैगन की दादागिरी कैसे सामने आई है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए और ज्यादा डिटेल में जानकारी दे देते हैं कि कैसे एक बार फिर से चीन ने तेवर अपने दिखा दिए हैं सख्त करके। ताइवान पर ड्रैगन की दादागिरी जिसमें ताइवान पर दबाव और डराने की कोशिश एक बार फिर से चीन की तरफ से की गई है और ये सीधे तौर पर बता दिया गया है कि ताइवान अपनी आजादी पर इतराए नहीं। ताइवान के बेहद नजदीक मिलिट्री ट्रेनिंग को अंजाम दिया गया और 32 सैन्य विमान जो कि हवा में आसमान में मंडराते हुए नजर आए हैं। बिना वार्निंग के लाइव फायर मिलिट्री ट्रेनिंग ये की गई है और चीन की तरफ से लगातार ये कोशिशें हो रही हैं ताइवान को डराने धमकाने के लिए। ताइवान के उत्तर और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में चीनी विमान देखे गए हैं। ताइवान के चारों तरफ 22 चीनी विमान तैनात कर दिए गए हैं। आप समझिए जरा कि हर तरीके से हर मूवमेंट पर नजर चीन की है। यहाँ काओशुंग और पिंगतुंग के करीब में सैन्य अभ्यास भी चीन की तरफ से किया गया है और ये सब कुछ पिछले कुछ दिन में बढ़ा है। ताइवान सरकार ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ये उल्लंघन भी है। ताइवान इसको लेकर ऐतराज जताता रहता भी है। चीन की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हवाई और समुद्री परिवहन को गंभीर खतरा ये माना जा रहा है, लेकिन चीन जो कि सीधे सीधे कहता है कि वो ताइवान पर नजर रखेगा और ताइवान को खुद में मिलाना चाहता है। बिना बताए चीन का ये सैन्य अभ्यास जो कि ताइवान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और ताइवान पर ये एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ड्रैगन की ये दादागिरी, इसमें ताइवान क्या कुछ कदम उठाता है अगला या फिर इस पर बाकी देशों का रिएक्शन क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन हाँ, टकराव की जो खबर है वो दुनिया के लिहाज से ठीक नहीं है। जो हलचल अब बढ़ सकती है क्योंकि पिछले कुछ दिन में ये मूवमेंट तेजी से बढ़े हैं। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ हरिमोहन कौशिक जी मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार। एक बार फिर से इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत। कर्नल सोढ़ी, चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब इस तरह की तेजी आए, हवा में गर्जना करते हुए जब विमान नजर आए, समंदर से लेकर आसमान तक नजर और ज्यादा पैनी ताइवान पर कर दी जाए, चीन की प्लानिंग, चीन के दिमाग में चल क्या रहा होगा और क्या हो सकता है अभी? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 28 अक्टूबर को एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं और इनका ऑफिस हवाई में है, उन्होंने बयान दिया कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सैनिक बिल्डअप कोई अगर देश कर रहा है तो वो चीन है। और यही एडमिरल ने ठीक 14 दिन पहले 13 फरवरी को बयान दिया कि जो चीन ये सैनिक अभ्यास कर रहा है, ये मात्र सैनिक अभ्यास नहीं है, ये पूरी युद्ध की तैयारी है। रचना जी, आज से 2 साल पहले 3 फरवरी 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने बयान दिया था कि चीन ताइवान पे हमला करेगा 2027 में। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, चीन की जो हिमाकत है ताइवान की तरफ वो बढ़ चुकी है बहुत मात्रा में, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है और दुनिया भी जान गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कोई भी दुनिया के युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। जो लोग 5 नवंबर पिछले साल को बहुत खुश हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव बनने के बाद ताइवान के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए अच्छा होगा, मैं 5 नवंबर पिछले साल से आपके चैनल पर, कई चैनल पर कहता आया हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल बहुत अलग होगा और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दुनिया के युद्ध में नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह से चीन का ये जो आक्रमण रवैया हम देख रहे हैं ताइवान की तरफ, खासकर पिछले 1 महीने में, ये साफ संकेत है कि मात्र 2 साल में
चीन ताइवान पे हमला करेगा और अमेरिका उस वक्त कोई ताइवान की मदद के लिए नहीं पहुंचेगा, सिर्फ पैसे देगा, हथियार देगा और बाद में बहुत मात्रा में उससे ले लेगा, जैसे उसने यूक्रेन के साथ किया। आपने बताया कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो अलग होने वाला है, लेकिन हरिमोहन कौशिक जी, क्या बिल्कुल से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ध्यान इस पर नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले अमेरिका का बड़ा सपोर्ट रहा है ताइवान के साथ में, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चल रहा है तो ये भी तो हमें देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन का युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की या फिर इजरायल और गाजा के बीच में चल रही जंग रोकने की कोशिश नहीं की। क्या डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल से आंखें फेर लेंगे, और अगर फेर लेते हैं तो क्या नुकसान होगा? मैम, मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे दो पार्ट्स में देखा जा सकता है, एक डेमोक्रेट्स, दूसरे रिपब्लिकन्स। नॉर्मली एक ट्रेंड देखा गया है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो रशिया की जगह चाइना को ज़्यादा टारगेट करते हैं और डेमोक्रेट्स जो हैं वो रशिया को ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये इस तरीके से देखा जा सकता है, जब ट्रंप 2016 में बने राष्ट्रपति, 2017 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ, तो हमने ये देखा कि ट्रंप ने आते ही रशिया मतलब पुतिन से एक अच्छे रिलेशंस, ठीक ठाक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, लेकिन चाइना से उन्होंने एक तरीके का ट्रेड वॉर छेड़ दिया। अब लड़ाइयां बंद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं बाकी लोगों के ऊपर एक दबाव भी बनाए रखा कि भाई अगर तुम अमेरिका की बात नहीं मानते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लड़ाई लास्ट ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन की जगह पॉसिबली लास्ट ऑप्शन है, जो कि ये कह नहीं रहे कि हम लड़ेंगे, लेकिन हाँ ट्रेड वॉर छेड़ा फर्स्ट वाली अपनी पूरे के पूरे पहले कार्यकाल। अब दोबारा आने के बाद भी अगर हम ट्रंप की पोस्चरिंग देखते हैं तो ग्रीनलैंड को क्लियर वर्ड्स में कहता है हमारा है, कनाडा के बारे में साफ कहता है हमारा है, 51st स्टेट, पनामा कैनाल से लेकर जो भी है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ट्रंप किसी भी तरीके का झुक के या किसी भी तरीके का मतलब शांति वाला पार्ट दिखा रहा हो, वो आर्म ट्विस्टिंग क्लियर वर्ड्स में कर रहा है, भले ही ट्रेड वॉर की फॉर्म में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें समझनी होगी, यूक्रेन वॉर को जितनी तेजी के साथ खत्म करने की तरफ ट्रंप बढ़ रहे हैं, और जहां तक उम्मीद है अगले 10-15 दिन के अंदर हमें खबर मिलेगी कि यूक्रेन वॉर खत्म हो गया है, तो उसके बाद चाइना इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ट्रंप का अगला टारगेट जो है वो चाइना ही होगा, चाहे वो ट्रेड वॉर की फॉर्म में हुआ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हुआ। अब ऐसे में चाइना एक चीज और जानता है कि जैसे कि सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रंप किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, हालांकि कोई कसम नहीं खा रखी कि युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ट्रंप ऐसी लास्ट तक कोशिश करेंगे कि कोई युद्ध में हिस्सा ना ले। अब युद्ध में हिस्सा ना लें तो अब यहां पोकिंग शुरू हो रही है, बार बार ताइवान को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ट्रंप को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप अपनी जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज चाइना के अगेंस्ट बनाने जा रहे हैं वो सारी ट्रेड पॉलिसीज जो हैं उसमें हमें कंसेशन चाहिए। और दूसरा एक चीज और कि ट्रंप शी जिनपिंग से बातचीत करने के मूड में है कि लेट्स क्रैक अ डील। जब वो सिचुएशन है कि चलो डील क्रैक करते हैं, तो ये एक पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप ज्यादा नजर आ रही है कि भाई अमेरिका को डरा के, अमेरिका के साथ, जिसे डरा के नहीं तो कम से कम उसको किसी भी तरीके से एक दबाव बना के कि देखो भाई हमारे को कैसे भी आपसे अगर डील करनी है तो हम ये कर रहे हैं। और ये चाइना की पुरानी पॉलिसी रही है, जब मोदी जी से मिलने आए हैं शी जिनपिंग तो डोकालाम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, हमारे जो हमारे सी वाटर, हमारे जो हाई वाटर्स हैं उसके अंदर चाइना की एक सबमरीन आके खड़ी हो जाती है। तो ये पॉलिसी मुझे इस टाइम पर ब्रिंकमैनशिप नजर आ रही है, एक सीधी सीधी वॉर की फॉर्म में नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से हमें पता है कि चाइना भी वॉर नहीं चाहेगा, वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी बचाना चाहेगा। ताइवान उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्या वो कल ही शुरू हो रहा है? मुझे लगता है अभी चाइना को भी समझना होगा कि उसकी अंदर की हालत जितनी खराब है, उसमें अगर ताइवान से पंगा लेकर वो फंस आप गया, कह रहे हैं कि तो चीन भी लंबी लड़ाई युद्ध में नहीं फंस जाएगा। चाहता, लेकिन सीधे सीधे शी जिनपिंग ये कहते हैं अपने संबोधन में कि ताइवान के विलय से कोई रोक नहीं सकता हमें, और ये जो अभी मूवमेंट दिख रही है समंदर से लेकर आसमान तक, वो युद्ध की तरफ इशारा नहीं तो फिर क्या है? मैडम, मुझसे पूछा गया है जी। देखिए मैडम, युद्ध की तरफ इशारा अभी युद्ध कर लेना, लेकिन डरा के पहले डील क्रैक करके और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके फिर धीरे धीरे करना, और एक सही टाइम का इंतजार करना। मुझे ऐसा लगता है दोनों में फर्क है,
इतना जल्दी अभी हम ये कहें कि अभी हो जाएगा तो नहीं। हाँ, अमेरिका को आंखें दिखाई जा रही हैं, अमेरिका को बताया जा रहा है कि वी आर रेडी। जैसे सर ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस और सब चीजें बनाई गई, वो बिल्कुल ठीक बात है, और वो दिखा रहा है कि हम बहुत ताकतवर है और हम आगे आके बहुत तगड़े तरीके से लड़ सकते हैं अगर तुमने हमसे प्रॉब्लम क्रिएट की। लेकिन क्या अभी जाके ताइवान पे कब्जा कर लिया जाएगा? तो मुझे ये सिचुएशन थोड़ी सी जल्दबाजी लगी कि 2-4 साल लगने हैं, क्योंकि अभी चाइना भी कंफ्यूज है कि अपनी इकोनॉमी को बचाए, ट्रंप से ट्रेड वॉर लड़े या सीधा चाइना पे हमला कर ताइवान पे हमला करके सब कुछ कोलैप्स कर दे। इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक तरीके का कसम सी खा रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं बता रहे। वो ये ना कि ये काम तो करेंगे लेकिन टाइम नहीं बताएंगे। टाइम जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। और हाँ, अच्छा, देखते हैं, हो सकता है पिछले रशिया कुछ वाली साल में पॉलिसी। तनाव बढ़ा और मई 2024 में खास करके जब चिंग ते के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन ने आंखें तरेड़नी शुरू कर दी, क्योंकि सीधे तौर पर इसके बाद से माना जा रहा था चिंग ते के आने के बाद, यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद, कि वो आज़ाद ताइवान की बड़ी वकालत करते हैं और चीन तो सीधे कहता है कि वो ताइवान पर कंट्रोल से पीछे हटेगा नहीं। यानी कि कर्नल सोढ़ी, पिछले कुछ साल में जो तनाव था वो मई 2024 के बाद से तो और ज्यादा बढ़ गया है। अब हम 2025 में हैं और मई दोबारा आने वाला है, यानी कि साल भर होने वाला है इस टकराव को। क्या ये टकराव तेजी से बढ़ेगा? रचना जी, 1 जनवरी 2025 को जब शी जिनपिंग ने चीनी सेना पीएलए को नए साल के अवसर पे संबोधित किया, तो उन्होंने एक बात साफ कही कि ताइवान का विलय अब मैं अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत जल्दी करूंगा। ये साफ संकेत देता है कि चीन के जो युद्ध के संकेत हैं वो पूरी दुनिया को अब समझ लेना चाहिए। देखिए रचना जी, चीन की इतनी विशाल सेना है, चीन जानता है दुनिया में कोई भी देश अमेरिका मिला के चीन पे कभी हमला नहीं कर सकता है। तो जब चीन को कोई डर ही नहीं है किसी देश से हमले का, तो वो साल प्रति साल इतनी बड़ी सेना को क्यों और बढ़ाता जा रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं, चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत बन रही हैं दिन रात चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड में, जबकि चीन के पास ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। ये जो चीन के इतने बड़े पैमाने पे सैनिक तैयारी है, ये जो शी जिनपिंग का बार बार कहना है, ये साफ संकेत है जो सीआईए के डायरेक्टर ने 2 साल पहले कहा कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। रजना जी, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। जब यूक्रेन पे हमला होने वाला था रूस का, तब अमेरिका ने, कई देशों ने यूक्रेन को बोला कि तुम पे रूस हमला करेगा, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने अपनी सेना को फ्रंट लाइन पे भी नहीं निकाला, वो शहरों पे रहे जैसे पीस टाइम में रहते हैं। और देखिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी की जानकारी गलत नहीं थी। 24 फरवरी 2022 को जो युद्ध हुआ, आज तक वो चल रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक युद्ध के संकेत हैं वो ताइवान पे बिल्कुल क्लियर है, और ये अब ताइवान के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे अपने आप को ताकतवर और करता है ताकि चीन को जवाब दे सके। ताइवान को अमेरिका पे, दुनिया के किसी देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे खुद तैयारी करनी चाहिए। जितनी वो तैयारी करेगा उतना उसके लिए ठीक होगा चीन का जवाब देना। लेकिन चीन के आगे ताइवान बहुत छोटा नहीं, अगर अपनी तैयारियां कर भी लेगा तो क्या मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई इंटरेस्टेड नहीं है उस तरीके से, जैसा हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ताइवान के पास ऑप्शन क्या है? फिर वो तो सरेंडर करेगा फिर, और चीन की मंशा पूरी हो जाएगी। रचना जी, देखिए, आजकल के जो मॉडर्न युद्ध होंगे उसमें टेक्नोलॉजी बहुत अहम भूमिका निभाएगी। जब टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा वार करेगी, बाद में थल, वायु और नौसेना आएगी। और ये जो युद्ध का पूरा कॉम्प्लेक्शन है, ये 2001 के बाद फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन डॉक्ट्रिन जो अमेरिका ने दी, उसके बाद पूरी तरह चेंज हो चुका है। 2014 में चीन ने ऐलान किया कि वो दुनिया के किसी कोने में सारी 6 डोमेन में युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और ऐसा दावा आज तक हम 2025 में किसी और देश ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया है। लेकिन ताइवान के पास अभी भी वक्त है। ताइवान, जो बेस्ट आईटी के ब्रेन्स हैं वो ताइवान में हैं। अगर ताइवान अपनी सैनिक तैयारी को दिन रात चौगुनी करता है, 10 गुनी करता है, डेफिनेटली वो चीन को एक बहुत बड़ा जवाब देने में पॉसिबल होगा। लेकिन अगर ताइवान पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट है, जैसे इस वक्त है, हर चीज उसकी ये डिफेंस की अमेरिका से आती है, तो डेफिनेटली मुश्किल होगी। देखिए रना जी, हमने देखा
जब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी चीन जैसे विशाल देश को वियतनाम से 1979 में हार लेनी पड़ी। अब जब टेक्नोलॉजी है और ताइवान के बेस्ट जो दिमाग है वो ताइवान में है दुनिया के, वो अगर चाहें 2 साल का समय बहुत होता है, दिन रात वो करें, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं चीन। बॉर्डर पर चीन की मिलिट्री ट्रेनिंग और उसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त ताइवान भी देख रहा है और अब ताइवान हर तरीके से जवाब देने की कोशिश करेगा भी। अच्छा, जब चीन और ताइवान का जिक्र हो रहा है तो हरिमोहन कौशिक जी, रूस और यूक्रेन के सिमिलर इस चीज को आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि अब यूक्रेन जैसा छोटा देश भी और कम ताकतवर देश भी ऐसा लग रहा था कि रूस के सामने शायद चंद दिन में या चंद महीने में घुटने टेक देगा, लेकिन ये भी सच है कि नेटो देश अमेरिका का जो सपोर्ट रहा उसके चलते यूक्रेन अभी तक युद्ध में खड़ा रहा। ताइवान के साथ कौन होगा? मैम, जहां तक इस तरीके से यूक्रेन वाले युद्ध की अगर बात की जाए, वैसे तो मेरा ये मानना है कि पूरे का पूरा वॉर स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि स्पेस या फिर जिसे कहते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स की फॉर्म में जो कि यूक्रेन ने लड़ाई लड़ी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। अब या तो अमेरिका अपने कम से कम जहाजी बेड़े ताइवान के एक पोर्शन में इस तरीके से खड़ा करे, यानी ताइवान को एक सप्लाई लाइन मेंटेन रहे। अगर अमेरिका सिर्फ इतनी भी मदद कर पाता है कि ताइवान को सप्लाई लाइन मेंटेन रहे, तो ताइवान पॉसिबली इस लड़ाई को एक लंबे टाइम तक लड़ पाएगा। लेकिन और वैसे ही जैसे हमास और यूक्रेन के अंदर लड़ी गई, और मेरे हिसाब से ये गाजा वाला जो टाइप है, फॉर्म ऑफ वॉर है, जिसके अंदर छोटे इलाके के अंदर भले ही डैमेज ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसराइल जैसा एक ताकतवर देश पूरी तरीके से हमास को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ। वही चीज़ ताइवान के साथ होती हुई नज़र आ रही है। चाइना और ताइवान की जब लड़ाई होगी तो ताइवान को डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। ताइवान की जो भी सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, और चाइना इस ताइवान पे कब्जा करेगा ज़रूर, लेकिन उसके पास कुछ बचे वहाँ उस जगह पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बचेगा नहीं जिसे कब्जा करके वो अपने उस वॉर एक्सपेंसेस को ख़त्म कर पाए, कंप्लीट कर पाए। लेकिन हाँ, ओपन सीज मेनली फर्स्ट जो सीरीज ऑफ आइलैंड्स है, चाइना उसे खत्म करके अमेरिका की जो फर्स्ट सीरीज ऑफ आइलैंड्स है या फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स है उसे खत्म करके उसके अंदर सेंध मार के ताइवान पे अगर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो अमेरिका की बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब चाइना पूरे पैसिफिक ओशियन के अंदर अपनी नेवल फोर्स को ले जा पाएगा। अगर ट्रंप ताइवान की मदद नहीं करते तो ताइवान कुछ दिन का मेहमान है। ट्रंप अगर आर्म सप्लाई किए रखते हैं तो वो एक लंबी लड़ाई चलेगी, और उसमें दुनिया को ना चाहते हुए भी ये फैक्ट है, रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से नाटो कंट्रीज को आना पड़ा, एग्जैक्टली इसी तरीके से जापान, फिलीपींस और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज है, इवन इंडिया को वहां पर किसी ना किसी तरीके की मदद पहुंचानी पड़ेगी और चाइना की एग्रेशन के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। इस चीज पर डिपेंड करेगा कि ताइवान कितने दिन तक सरवाइव कर पाता है, और क्या ट्रंप यहां से वैसे ही इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इतना ताइवान के पास ऐसे कोई मिनरल रिसोर्सेज या कुछ है भी नहीं जो कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावा। तो यहाँ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के चलते अमेरिका को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। जी अच्छा, हमने जो ताज़ी अभी घटनाएं देखी कर्नल सोढी, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप चीन से अपने रिश्तों की अच्छे होने की इंडिकेशंस देते हुए नजर आए, और अब जो जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो अमेरिका और चीन के आपस के रिश्तों को लेकर बातें होती थी, उससे ठीक उलट अभी डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि विद टाइम उनकी चीज़ें चेंज हो जाएं या फिर उनके बयान चेंज हो जाएं। ये भी कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है क्या? रचना जी, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को न्योता दिया, जबकि उन्होंने दुनिया के बाकी बड़े नेताओं को न्योता नहीं दिया था। तो ये जो कार्यकाल है, डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां पे उन्हें चीन की कोई लड़ाई में घुसना ना पड़े। जहां तक टैरिफ की बात है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सारे देशों पे टैरिफ लगाया है, भारत को मिला के। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बारी बोला है कि जो अब आज तक अमेरिका के साथ होता है वो अनफेयर था, कि हमारे टैरिफ कम थे, तुम्हारे टैरिफ ज्यादा थे, अब तो मैं बिल्कुल जैसे को तैसा करूंगा, जितने टैरिफ आप लगाओगे उतना टैरिफ मैं लगाऊंगा। तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है वो है अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना, अमेरिका में नए तौर से नौकरियां क्रिएट करना,
अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और अच्छा करना। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना यूक्रेन मायना रखता है, ना ताइवान मायना रखता है, ना और कोई देश मायना लगता है जिसपे युद्ध के बादल अभी घने हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, क्योंकि मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में इतना बड़ा फर्क क्यों है उनके पहले कार्यकाल से? क्योंकि रचना जी, जब पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे अमेरिका में, अमेरिका की पूरी मीडिया ने, अमेरिका के पूरे थिंक टैंक्स ने, अमेरिका के पूरे विद्वानों ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। और जब वो कमला हैरिस की पहली डिबेट के साथ दूसरी डिबेट करने से उन्होंने साफ मना कर दिया, तब सबको यकीन होगा डोनाल्ड ट्रंप तो ये चुनाव हारेंगे। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी नागरिकों ने बड़े तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जिताया, यानी आप कह रहे हैं कि बदले बदले से डोनाल्ड ट्रंप इस बार हैं और बदला हुआ उनका कार्यकाल रहेगा। देखना होगा क्या होगा आगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए इस डिस्कशन